गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बारे में आप सबने सुना होगा और आप लोगों ने बहुत सारी डिस्कशन सुनी होगी टीवी में। आपने बहुत सारे पॉलिटिकल डिबेट्स भी सुने होंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे आज की तारीख में क्लाइमेट चेंज में चल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। और साथ ही में क्लाइमेट चेंज के बारे में जो आम लोगों की जो समझ है या जो आपकी समझ है, उस समझ को और बेहतर करने की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है आपको। और जब क्लाइमेट चेंज के कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तब एक्चुअली में आप समझेंगे क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है क्या और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकते हैं एक साथ मिलके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने की एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज है क्या। क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अर्थ का टेम्परेचर क्या है और खासकर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या है। हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज 14 डिग्री सेल्सियस, यानी पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 14 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो औसत तापमान है ये 20वीं शताब्दी का है, यानी जो लास्ट सेंचुरी पास हो गई है, गुजर गई है, उस लास्ट सेंचुरी का जो औसत तापमान है वो कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी हमारी पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 14 से ऊपर जाएगा तो पृथ्वी क्या होगी, हम मानेंगे कि वो गर्म होगी। और जब 14 से नीचे जाएगा तो हम मानेंगे कि पृथ्वी क्या होगी, ठंडी होगी। तो 14 डिग्री सेल्सियस क्या है, हमारा स्टैंडर्ड है। और जब भी टेम्परेचर 14 से ऊपर जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और जब भी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 14 से नीचे जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल कूलिंग कहते हैं। और चाहे टेम्परेचर 14 से ऊपर जाए या चाहे टेम्परेचर 14 से नीचे जाए, दोनों ही स्थिति में हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो जलवायु है उसमें क्या होगा, परिवर्तन हो आएगा। पृथ्वी गर्म होगी तो भी जलवायु बदलेगी और पृथ्वी ठंडी होगी तो भी जलवायु बदलेगी। तो पृथ्वी के औसत तापमान में परिवर्तन से जलवायु में जो चेंजेस आते हैं, क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं, उनको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी पृथ्वी का औसत तापमान क्या है, 14 डिग्री सेल्सियस है। तो जब भी तापमान 14 से ऊपर जाएगा, याद रखिएगा, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। तापमान जब भी 14 से नीचे जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोबल कूलिंग कहेंगे। इस समय जो हमारी दुनिया के सामने समस्या है वो समस्या किसकी है, वो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। यानी हमारी पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो क्या है, बढ़ रहा है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना बड़ा है इस पे बहुत ज्यादा डिबेट है, डिस्कशन है और डिफरेंट फिगर्स हैं जो हमारे सामने हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं। लेकिन एक ऐसा फिगर जो सबके लिए एक्सेप्टेबल है, हम वो मान के चलते हैं कि इस टाइम पृथ्वी का औसत तापमान 14.75 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। यानी पिछली शताब्दी से अब तक हमारी पृथ्वी का औसत तापमान 0.75 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। कुछ संस्थाएं और जो रिसर्चर्स हैं इसे 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस भी बताते हैं। अब इस 0.75 डिग्री सेल्सियस ने, ये सुनने में बहुत थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन जो इसका प्रभाव है, इम्पैक्ट है, वो बहुत ही ज्यादा है। आगे चल के डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से इम्पैक्ट हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी दुनिया के सामने। ग्लोबल वार्मिंग को मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले आपको ये एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली क्लाइमेट चेंज की हमारी अर्थ की हिस्ट्री क्या है और जो हो रहा है वो किस साइकिल में हो रहा है। ये जो आंकड़े हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। ये वॉस्टॉप आइस शेल ड्रिलिंग है। ये साउथ पोल में इलाका है जहां पे आइस कोर्स निकाले जाते हैं। आइस कोर्स क्या होते हैं उसके बारे में आपसे बाद में मैं बात करूंगा। ये जो इतिहास है ये पिछले 4 लाख साल का इतिहास है। और इस 4 लाख साल के इतिहास में देखिए तो जो आपका ये ऊपर वाला ग्राफ है ये क्या दिखा रहा है, ये टेम्परेचर को शो कर रहा है। और ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये किसको दिखा रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को दिखा रहा है। वॉस्टॉप आइस कोर ड्रिलिंग जो थी ये बहुत इंटरेस्टिंग थी और सबसे पहले इस ड्रिलिंग ने इस बात को पुख्ता किया कि हमारी जो पृथ्वी की जो जलवायु है वो सिस्टमैटिकली और रिदमिक रूप से एक बार कम होती है और एक बार बढ़ती है। अगर आप देखें तो लगभग आज से 4 लाख साल पहले पृथ्वी का औसत तापमान देखिए, तापमान ज्यादा है, फिर ये तापमान गिर रहा है, ये एक कोल्ड पीरियड है, फिर पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ा, ये फिर से एक वार्म पीरियड है और फिर से कोल्ड पीरियड, वार्म पीरियड, कोल्ड पीरियड एंड वार्म पीरियड। यानी इससे ये सबसे पहली बात हमको समझ में आई कि पृथ्वी में तापमान का जो परिवर्तन है वो क्या है, एक चक्रीय अवस्था में है। पृथ्वी एक साइक्लिक मैनर में एक बार गर्म होती है और एक बार क्या होती है, ठंडी होती है। इसमें कितना समय लगता है, तो औसतन इसमें लगभग 1.5 लाख साल का समय लगता है। यानी लगभग 1.5 लाख साल में पृथ्वी एक गर्म से ठंडे काल का जो पूरा चक्र है, पूरी साइकिल जो है उसे क्या कर लेती है, उसे ट्रेवल कर लेती है। इसी आइस को ड्रिलिंग में ये भी नतीजे निकले कि हमारी पृथ्वी की जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर के लेवल के साथ बदलता है। इन आंकड़ों ने इस तरफ इशारा किया, इंडिकेट किया कि हमारी पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो संबंधित है पृथ्वी में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है उस पे।
इस पे अगर हम लोग ध्यान दें तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है जो गिर रहा है। आप देखें जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल गिर रहा है वैसे वैसे पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है, गिर रहा है। जिस तरीके से फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगा और पृथ्वी का तापमान क्या होने लगा, बढ़ने लगा। फिर आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल गिर रहा है और पृथ्वी का तापमान गिर रहा है। तो मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो कार्बन डाइऑक्साइड के जो लेवल है, स्तर है, उसको क्या करता है, फॉलो करता है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो बढ़ा हुआ स्तर है वो तुरंत तापमान को नहीं बढ़ाता है, बल्कि उसमें कुछ टाइम होता है जिसे हम टाइम डिले या टाइम गैप कहते हैं। वो समय कितना है, इस पे बहुत सारी डिस्कशन है, लेकिन आमतौर पे माना जाता है कि 50 से 200 साल लगता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने आज रिलीज की है उसका इम्पैक्ट दिखने में कुछ समय लगेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आइस को ड्रिलिंग की, जिसके जिसके नतीजे वॉस्टॉक आइस शेल के मैंने आपको दिखाए थे। ये देखिए ये बर्फ है, ये अंटार्कटिका की आइस है। अगर आप ध्यान दें इस बर्फ की तस्वीर पे अगर आप देखें तो देखिए इसमें आपको लेयर्स दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी परतें दिखाई दे रही हैं। ये लेयर्स लगभग उसी लेयर्स की तरह है जैसी लेयरें जो हमारी हैं ट्रीज में पाई जाती हैं। अगर आपने कोई कटा हुआ पेड़ देखा हो तो आपने देखा होगा उसमें क्या होती हैं, ट्री रिंग्स होती हैं गोल गोल। और अगर आपको ये नापना है, ये अंदाजा लगाना है कि इस पेड़ की उम्र कितनी थी, तो आप उस रिंग्स को गिन लीजिए। अगर उसमें 10 रिंग्स हैं तो इसका मतलब कि हमारा जो वो पेड़ था वो कितना पुराना था, वो 10 साल पुराना था। ठीक उसी तरीके से अंटार्कटिका की बर्फ जो है वो साल दर साल जमती है। सर्दियों में बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है, फिर गर्मियों में बर्फ की मात्रा कम होती है, फिर सर्दियों में बर्फ गिरती है ज्यादा, और इस वजह से ये देखिए लेयर्स जो है इनका फॉर्मेशन होता है, और हर एक लेयर इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से अलग अलग दिखाई देती है। अगर आप जानना चाहें कि कोई लेयर कितनी पुरानी है तो ऊपर से आप गिनने लगिए। अगर ये जो लेयर है ये इसका ऊपर से 20वां नंबर है, यानी ये बर्फ तब गिरी थी, कब गिरी थी, आज के लगभग 20 साल पहले। तो इस तरीके से हम बर्फ में जैसे जैसे अंटार्कटिका में बर्फ में नीचे की तरफ खुदाई करेंगे, हमें पुरानी बर्फ क्या है, मिल जाएगी। कितनी पुरानी बर्फ मिलेगी, हम मानते हैं कि अगर हम ठीक जगह पे खुदाई करें तो कुछ इलाके अंटार्कटिका में ऐसे हैं जहां पे आप 8 लाख साल पुरानी जो बर्फ के सैंपल हैं उसे भी जमीन से निकाल सकते हैं। वैज्ञानिकों ने यही किया। उन्होंने एक ये देखिए ड्रिलिंग मशीन है, और ड्रिल करके जमीन के अंदर से उन्होंने क्या किया, काफी गहराई में वो गए और अंदर गहराई से इस तरह के बर्फ के सैंपल निकाले। इन्हीं सैंपल को वैज्ञानिक और हम लोग क्या कहते हैं, आइस कोर कहते हैं। तो ये देखिए ये आइस कोर है। ये आइस कोर बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अगर आप ध्यान दें तो इस आइस कोर्स के अंदर क्या है, छोटे छोटे बबल्स हैं। ये देखिए ये उस आइस कोर का सैंपल है। ये व्हाइट व्हाइट आप जो स्पॉट देख रहे हैं ये क्या है, बबल्स है। ये बबल्स बहुत इंटरेस्टिंग है, किस तरीके से इसे आप समझिएगा। मान लीजिए कि आज आपने अपने फ्रीजर में बर्फ जमाई पानी से, और उस बर्फ को आप जमा के भूल गए, और अगले 10 साल आपकी फ्रिज चलती रही और वो बर्फ वहीं पे जमी रही। उसके बाद 10 साल बाद आपने उस बर्फ को निकाला, और उस बर्फ के नीचे अंदर इसी तरह के जो 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 वाटर के बुलबुले हैं, पानी के बुलबुले हैं, वो आपको दिखेंगे। आप सबने देखा होगा। उन बुलबुलों के अंदर क्या है, एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं। और वो एटमॉस्फेरिक गैसेस कब को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो रिप्रेजेंट करेंगी उस समय को जिस समय आपने उस बर्फ को उसमें जमाया था। यानी उस बबल में जो जो गैसेस का कंपोजिशन होगा, वो कंपोजिशन कब का होगा, 10 साल पुराना होगा। अगर एक वैक्यूम चैम्बर में आप उस बर्फ को पिघला लें तो जो आपको उस जो बबल से जो आपको गैस मिलेगी, वो गैस किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो गैस 10 साल पुरानी जो एटमॉस्फेरिक गैसेस का जो कॉम्बिनेशन है उसको रिप्रेजेंट करेगी। तो 10 साल पुराना, पहले अगर मतलब आज की तारीख में अगर मान लेते हैं कि CO2 का लेवल 400 है, और 10 साल बाद जब आप उसे एनालाइज करेंगे तो आप उस गैस में पाएंगे कि आपको 400 जो है pp पार्टिकल पर मिलियन किसका मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। सिमिलरली इसी तरीके से हम बर्फ में गहराई से कोर्स निकालते हैं। जैसे हमने 1 लाख साल पुराना कोर निकाला, उसको आइस को मेल्ट की, और उससे जो गैसेस मिली हमको, उस गैसेस की हमने एनालिसिस की, और उसके एनालिसिस करने के बाद हमने ये पता लगा लिया कि आज से 1 लाख साल पहले हमारा जो वायुमंडल था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसों की मात्रा कितनी थी। इसी तरीके से हमने उस नतीजे पे पहुंचे जिस नतीजे का डिस्कशन आपसे हुआ था। यानी इसी तरीके से जो वोस्टॉक आइस कोर है उसी ड्रिलिंग के नतीजे जो हैं इसको आपको दिखाया गया है। इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस नतीजे में पूरे दुनिया में सभी वैज्ञानिकों में सहमति है कि ये जो नतीजे हैं ये बिल्कुल क्या है, ठीक है। यानी इससे एक बात साबित होती है कि हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो रिदमिक और सिस्टमैटिक रूप से एक बार गर्म और एक बार ठंडा होता है, जो कि आइस कोर ड्रिलिंग से साबित होता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है, एक बार पृथ्वी क्यों गर्म होती है और फिर पृथ्वी क्यों ठंडी होती है। इसको अगर आपको समझना है तो आपको कुछ सिद्धांतों को समझना पड़ेगा, और इसमें 2 सिद्धांत प्रमुख हैं। एक सिद्धांत कार्बन थ्योरी है और दूसरा मिलांकोविच साइकिल है।
कार्बन थ्योरी को अगर मैं आपको समझाऊं तो उससे पहले मैं आपको ये बताना जरूरी समझूंगा कि हमारे जो ओशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओशंस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ओशंस में बहुत बड़ी मात्रा में क्या पाया जाता है? प्लांक्टन्स पाए जाते हैं। ये प्लांक्टन्स हमारे जो ओशंस में जो प्लांक्टन्स पाए जाते हैं ये जू प्लांक्टन्स और फाइटो प्लांक्टन्स होते हैं, और ये जू प्लांक्टन्स और फाइटो प्लांक्टन्स डिफरेंट तरीके के होते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में ओशंस में पाए जाते हैं। आपके इसमें जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं जैसे हमारे पेड़ पौधे करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी में जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो केवल कितने हैं? लगभग 30% है। आपका 70% क्या है? ओशन है। तो जो प्लांक्टन्स की मात्रा है ये क्या है? बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ओशंस जो हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसे हम क्या कहते हैं? कार्बन सिक्रेशन। तो कार्बन सिक्रेशन की प्रक्रिया द्वारा ये जो आपके जो प्लांक्टन्स हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये माना जाता है कि हमारी पृथ्वी में 50% जो सिक्रेशन की प्रोसेस है, जो कार्बन सिंक है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये ओशन द्वारा किया जाता है। यानी ओशन जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है उसे क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। इसीलिए अगर आप जब आने वाले समय में आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि ओशंस क्या हैं? हमारी पृथ्वी के क्लाइमेट के रेगुलेटर्स हैं। ओशंस किस तरह एक्ट करते हैं? रेगुलेटर्स ऑफ क्लाइमेट की तरह एक्ट करते हैं। ये शॉर्ट टर्म क्लाइमेट को भी रेगुलेट करते हैं और लॉन्ग टर्म क्लाइमेट को भी रेगुलेट करते हैं। अब आप समझिएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आज क्या है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा हमारी पृथ्वी क्या होगी? गर्म होगी। और जब हमारी पृथ्वी गर्म होगी तो कुछ समय बाद हमारी आइस क्या होने लगेगी? मेल्ट होने लगेगी। जैसे जैसे हमारी आइस मेल्ट होगी हमारे जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है उनका एरिया कम होगा और जो पिघली हुई बर्फ है वो किसमें चली जाएगी? ओशंस में चली जाएगी। जिसकी वजह से ओशंस का जो सरफेस एरिया है, क्षेत्र क्या है? बढ़ेगा। जैसे ही ओशंस की जो सरफेस एरिया क्षेत्र जो है वो बढ़ेगा वैसे ही प्लांक्टन्स की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। और प्लांक्टन्स की संख्या बढ़ने के साथ अब प्लांक्टन्स बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर से कंज्यूम करने लगेंगे। और जब वो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेंगे तो एनवायरनमेंट में क्या होगा? हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी हमारी पृथ्वी फिर से क्या होने लगेगी? फिर से हमारी पृथ्वी ठंडी होने लगेगी। और जैसे ही पृथ्वी ठंडी होगी फिर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बड़ी मात्रा में बर्फ क्या होगी? जमने लगेगी। और जैसे जैसे ये बर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जमेगी वैसे वैसे हमारे ओशंस फिर से क्या करने लगेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे, क्योंकि उसका जो पानी है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बर्फ की रूप में जम रहा है। और जैसे ही हमारे ओशंस फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे प्लांक्टन्स की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जैसे ही प्लांक्टन्स की संख्या कम होगी वो उस मात्रा में CO2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे जैसा वो पहले कर रहे थे। और फाइनली हो गया क्या कि फिर से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होने लगेगा? बिल्टअप होने लगेगा। उसकी मात्रा बढ़ने लगेगी। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी वैसे ही फिर से हमारी जो पृथ्वी है वो क्या होने लगेगी? गर्म होने लगेगी। तो एक तरीके से ये जो प्रक्रिया है ये क्या है? साइक्लिक है। और साइक्लिक प्रक्रिया से की वजह से एक बार पृथ्वी गर्म होती है, फिर ठंडी होती है, फिर गर्म होती है और फिर ठंडी होती है। ये उन सिद्धांतों में से एक है जो इस फेनोमेनन को एक्सप्लेन करता है, लेकिन इस सिद्धांत में बहुत ज्यादा जो सपोर्ट है दुनिया का वो प्राप्त नहीं किया वैज्ञानिकों ने। दूसरा एक सिद्धांत है जिसे हम क्या कहते हैं? मिलांकोविच साइकिल कहते हैं। मिलांकोविच एक सर्बियन जियोफिजिसिस्ट थे और इन्होंने एक्सप्लेन किया, अपनी मैथमेटिकल थ्योरी दी और उन्होंने बताया कि ये हमारी जो पृथ्वी का जो गर्म होना और ठंडा होना है और ये साइक्लिक प्रक्रिया है ये एक्चुअली में नियंत्रित होती है हमारी पृथ्वी और सूर्य के संबंध से। उन्होंने बताया कि किस समय में, लंबे समय में हमारी जो पृथ्वी और सूर्य का संबंध है वो चेंज होता है और उस चेंज होने की वजह से हमारी पृथ्वी एक बार गर्म होती है और एक बार ठंडी होती है। इनका जो मैथमेटिकल मॉडल था, इनके आखिरी में लगभग वैसे ही नतीजे इन्होंने हमें निकाल के दिखाए जैसे नतीजे हमें वॉस्टव आइस कोर ड्रिलिंग से मिले हैं। तो मिलांकोविच जो साइकिल है उसका जो समर्थन है दुनिया भर में वो बहुत ज्यादा है। इस साइकिल की अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने 3 चीजों की बात की थी। एक को इंसेंट्रिसिटी कहते हैं और एक को एक्सियल टिल्ट कहते हैं और क्या है? प्रिसिशन है। तो इंसेंट्रिसिटी, एक्सियल टिल्ट और प्रिसिशन ये तीनों चीज मिलके हमारी ये जो क्लाइमेट का जो पैटर्न है इस पैटर्न को बनाते हैं। मिलांकोविच साइकिल के बारे में हम लोग फिर से बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब कुछ नेचुरल है तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आप देखेंगे ये टेम्परेचर में वेरिएशन है।
यहाँ पे एक गर्म पीरियड है, फिर गर्म पीरियड है, फिर गर्म पीरियड है और फिर ये ठंडा ही चल रहा है। एवरेज ठंडा मतलब टेम्परेचर जो वेरिएशन है वो नेगेटिव चल रहा है। और फिर अगर आप देखें तो इस समय में अगर आप यहाँ आए तो आप देखिए ये लाल हिस्सा ऊपर और नीचे। ये जो समय है ये कुछ बहुत अलग-सा यहाँ पे हो रहा है और हो क्या रहा है कि अब ठंडियाँ बहुत ठंडी हो रही हैं और गर्मियाँ क्या हो रही हैं, बहुत गर्म हो रही हैं। तो अब जो अगर आप देखें तो इस समय जो हमारे जो टेम्परेचर का ट्रेंड है, वो ट्रेंड क्या हो चुका है, काफ़ी बदल चुका है। और वो ट्रेंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है और ट्रेंड इस तरीके का है कि अब गर्मियाँ गर्म हो रही हैं और सर्दियाँ ठंडी हो रही हैं। देखिए जो ग्राफ है वो दोनों तरफ मूव कर रहा है। इसके बारे में हम लोग फिर से बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यानी कुछ तो ऐसा हो रहा है जो प्राकृतिक नहीं है और यही जो प्राकृतिक नहीं है, यही हमारा चिंता का विषय है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको ज़रूरी समझता हूँ कि ये समझाना कि ग्रीन हाउस गैसेज़ जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, वो क्या हैं और वो किस तरीके से काम करती हैं। आप सबने ग्रीन हाउस गैसेज़ के बारे में सुना होगा। एक्चुअली ग्रीन हाउस गैसेज़ वो गैसेज़ हैं जिन गैसेज़ में ये क्षमता है कि वो सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या कर सकें, अवशोषित कर सकें। यानी वो गैसेज़ जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता रखती हैं, कैपेसिटी रखती हैं, उन्हीं गैसेज़ को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज़ कहते हैं। कुछ ही गैसेज़ हैं ऐसी हैं जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या कर सकती हैं, अवशोषित कर सकती हैं। इन गैसों में जो सबसे प्रमुख है वो आपकी कौन-सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके अलावा आपने मीथेन का नाम सुना होगा, उसके अलावा आपने सीएफसी सुना होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड सुना होगा। ये वो दूसरी गैसेज़ हैं जो क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेज़ कहलाती हैं। यानी ये गैसेज़ सूर्य से आने वाली ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता रखती हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो गैसेज़ हैं, ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस को पृथ्वी से आप हटा दीजिए, तो पृथ्वी का जो तापमान है वो -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। यानी जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, किस लिए? पृथ्वी को गर्म रखने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक ब्लैंकेट की तरह सूर्य से आने वाली ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं और हमारी पृथ्वी को क्या करती हैं? गर्म करती हैं। यानी पृथ्वी के गर्म होने के लिए, गर्म रहने के लिए हमारी जो CO2 और जो दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज़ है, वो क्या है? इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है क्योंकि पृथ्वी गर्म है, इसलिए पृथ्वी में क्या है? जीवन है। अगर पृथ्वी बहुत ठंडी होती, तो जीवन शायद पृथ्वी में संभव ना होता। अब समस्या ये है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, इनकी जो मात्रा है, वो लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। और क्योंकि मात्रा लगातार बढ़ रही है, तो हो क्या रहा है कि हमारे पृथ्वी का जो तापमान है, वो बढ़ रहा है, जो कि हमें नुकसान कर रहा है। ग्रीन हाउस का जो कॉन्सेप्ट है, वो आया कहाँ से? ये देखिए एक छोटा-सा ग्रीन हाउस है, ये कॉलेज की जो बॉटनी की लैब वगैरह होती हैं, बाहर आप उनमें वहाँ पे इस तरह के ग्रीन हाउस को देख सकते हैं। इन ग्रीन हाउस का जो पर्पस है, वो क्या है? आप सबने पढ़ा होगा, यूरोप में जो ठंडे इलाके थे शुरुआत में, उसमें इस तरह के शीशे के घर बनाए जाते थे। इसकी खासियत ये है कि सूर्य से जो आने वाली किरण है, वो शॉर्ट वेव्स के रूप में आती है और वो शॉर्ट वेव जो किरणें हैं, वो इसके अंदर चली जाती हैं और ज़मीन से टकरा के जब वो वापस लौटती हैं, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? वो लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जो लॉन्ग वेव्स हैं, वो इस शीशे से आसानी से बाहर नहीं निकल पाती। तो इसकी वजह से होता क्या है कि सूर्य की जो ऊर्जा है, वो इस शीशे के घर के अंदर ट्रैप हो जाती है और इसी की वजह से इसका तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यूरोप में ठंडे इलाकों में लोग सब्जियां उगाने के लिए, खासकर उन इलाकों में जहां बर्फ रहती है, उन इलाकों में सब्जियां उगाने के लिए वो छोटे-छोटे इस तरह के ग्रीन हाउसेज हैं, उनका निर्माण करते थे और क्योंकि इनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो अंदर जो है वो सब्जियां वगैरह या दूसरे फ्लावर जो हैं, उनकी जो खेती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, वो करते हैं। बाद में हमारी दुनिया को पता चला कि हमारी जो पृथ्वी है वो किस तरीके से एक्ट करती है, ठीक इसी ग्रीन हाउस जो है उसकी तरह वो क्या करती है, एक्ट करती है। सूर्य की किरणें जो अंदर आ जाती हैं, क्योंकि अब ग्रीन हाउस जो गैसेस है उनकी मात्रा बढ़ गई है, तो वो बढ़ी हुई मात्रा ज्यादा मात्रा में सन की जो एनर्जी है उसे ट्रैप कर लेती है और वो जो एनर्जी है वो वापस क्योंकि अर्थ से जा नहीं रही है, तो लगातार उस एनर्जी का क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। वो एनर्जी क्या होती है, संग्रहित हो रही है और हमारी जो पृथ्वी का तापमान है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो क्या कर रही हैं, हमारे पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेज को के बारे में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है आपकी, वो CO2 है। लेकिन अगर आप वाटर वेपर को गैस कंसीडर करें तो सबसे बड़ी मात्रा में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किसकी वजह से है, वो वाटर वेपर की वजह से है। वाटर वेपर बड़ी मात्रा में सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और जो वाटर वेपर्स में जो सूर्य की ऊर्जा अवशोषित होती है उसे आप लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। तो माना जाता है कि लगभग 70% जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है या जो सर से आने वाली ऊर्जा एब्जॉर्ब हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो वाटर वेपर की वजह से हो रही है।
अगर एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसेस फॉलोइंग कौन सी गैसेस सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं, तो अगर 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है वो वाटर वेपर है, तो आपका सही आंसर वाटर वेपर होगा। और अगर वाटर वेपर नहीं है तो आपका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है और किस तरीके से चेंज हो रहा है। अगर आप ध्यान दें तो आप देखें कि लास्ट आइस एज में हमारी पृथ्वी में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कितनी है, 185 पार्टिकल पर मिलियन। और फिर उसके बाद जो हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई ब्रिटेन में और फिर यूरोप में, उस समय हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी पृथ्वी की वो कितनी थी, 285 पार्टिकल पर मिलियन। फिर 1958 में जब कार्बन डाइऑक्साइड को ऑफिशियली नापना शुरू कर दिया गया, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की थी 315 पार्टिकल पर मिलियन थी। देन 1979 में वो बढ़ के 336 पार्टिकल पर मिलियन हो गई। फिर 2006 में जब हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज पे काम करना शुरू किया और लेक्चर्स लेना शुरू किया, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी वो 381 पार्टिकल पर मिलियन थी। फिर 2012 तक ये बढ़ के 394 हो गई, अक्टूबर 2016 में ये 401 हो गई और नवंबर 2020 यानी आज की तारीख में इसकी मात्रा कितनी है, 412 पार्टिकल पर मिलियन। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो बिल्टअप है वो बहुत तेजी से हमारे वायुमंडल में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ेगी, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अभी देखिए ये टेम्परेचर जो है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस जगह है या इससे थोड़ा सा और भी ऊपर है, क्योंकि ये डायग्राम पुराना है। और हमारा टेम्परेचर ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और जो टेम्परेचर का रिलेशन है वो डायरेक्ट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने के कुछ समय बाद हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म होना शुरू होती है। तो टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है और आने वाले समय में वो पीछा करते हुए टेम्परेचर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। इसीलिए हम मान के चल रहे हैं कि इस सदी के अंत तक लगभग 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाल ही में पेरिस एग्रीमेंट हुआ है और पेरिस समझौता बड़ा चर्चित रहा है। और पेरिस समझौते के बारे में हम लोग फिर से बात करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से हमने अपने लिए टारगेट ये सेट किया है कि हमें अपने पृथ्वी का औसत तापमान लास्ट सेंचुरी के संदर्भ में 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। हालांकि 2 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर चुके हैं और डेवलपमेंट के लिए जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होंगी, आपकी गाड़ियां ज्यादा बनेंगी तो पॉल्यूशन सर्टेनली ज्यादा होगा। तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हमेशा एनवायरनमेंट की कीमत पे होती हैं। अगर हम डेवलपमेंट को बहुत स्लो भी कर देंगे तो भी हमारा जो टेम्परेचर है वो लगभग एवरेज 2 डिग्री सेल्सियस इस सेंचुरी के अंत तक बढ़ेगा। हमारा टारगेट बस ये है कि उसे हम 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इसलिए बहुत ज्यादा है कि अगर आप इस फिगर पे ध्यान दें तो हमारी जो 87% जो डिजास्टर्स हैं वो क्या है, क्लाइमेट रिलेटेड है। यानी हमारी पृथ्वी के जो औसतन ज्यादातर जो आपदाएं हैं वो किससे संबंधित है, हमारी जलवायु से संबंधित है। और क्योंकि 87% जो डिजास्टर्स हैं वो क्लाइमेट से संबंधित हैं, इसलिए जैसे जैसे हमारी पृथ्वी की जो तापमान है, औसत तापमान बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट बढ़ेंगे, वैसे वैसे इनकी मात्रा और इनसे होने वाले जो नुकसान है दोनों ही, चाहे वो लाइफ के टर्म में हो चाहे वो एनवायरनमेंट के टर्म में हो, वो बहुत ज्यादा क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज के अगर इम्पैक्ट की बात करें तो ये तस्वीरें अगर आप इसको देखें तो ये किलिमंजारो की तस्वीरें हैं। अफ्रीका में ये अकेली जगह है जहाँ पे बर्फ जमती है। ये 1970 की तस्वीर है, एक पोस्ट कार्ड की। आप देखिए यहाँ पे बर्फ जो है वो किस तरीके से दिखाई दे रही है। ये सन 2000 की तस्वीरें हैं और आप देखिए बर्फ की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है। और ये सन 2009 की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं बर्फ ऑलमोस्ट क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है। तो तेजी से दुनिया भर में बर्फ क्या हो रही है, पिघल रही है। ऐसा सिर्फ किलिमंजारो में ही नहीं हो रहा है बल्कि ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है। आगे चल के हम लोग ग्लेशियर्स के बारे में बात करेंगे तो भी आपको बताऊंगा किस तरीके से ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं और पीछे की तरफ रिट्रीट कर रहे हैं। ये देखिए आप, नॉर्थ पोल की जो आर्कटिक आइस है वो किस तरीके से श्रिंक कर रही है, बर्फ पिघल रही है और जो बर्फ है वो पीछे की तरफ जा रही है। ग्रीनलैंड जो है उसका बहुत बड़ा इलाका, अब देखिए ये जो वाटर का लेवल है वो लगातार क्या हो रहा है, वहां पे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बर्फ जो है वो साइड में, जो साइड की बर्फ है वो गर्मी की वजह से पिघल रही है। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग केस दुनिया में है वो लेक चैड का है। लेक चैड बेसिकली एक वेटलैंड है। एज अ रिसर्चर हम भी क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं और मेरा जो काम है वो वेटलैंड्स पे ज्यादा फोकस्ड है। तो जब भी क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो वेटलैंड्स की डिस्कशन करता हूँ और मैं बताता हूँ कि किस तरीके से वेटलैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वेटलैंड्स प्राइमरी इंडिकेटर हैं, वो सबसे शुरुआती इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि पृथ्वी की जलवायु क्या हो रही है, बदल रही है, और जो औसत तापमान है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये कैसे होता है आप इसको समझिएगा कि आप मान लीजिए कि आप 1 लीटर पानी लीजिए और इस 1 लीटर पानी को एक ग्लास में बाहर धूप में रख दीजिए और उसी 1 लीटर पानी को एक प्लेट में आप फैला के धूप में रख दीजिए। आप पाएंगे कि प्लेट का जो पानी है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। वो जल्दी इवेपोरेट क्यों होगा? क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है।
हमारी जो लेक्स हैं वो उसी थाली में रखे हुए पानी की तरह हैं, क्योंकि इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और गहराई कम होती है। तो ये बहुत तेज़ी से गर्म होती हैं और बहुत ज़्यादा जो पानी है इसमें इवेपोरेट होता है। यानी हमारी पृथ्वी के औसत तापमान में ज़रा-सी वृद्धि अगर आप करेंगे तो हमारी जो लेक्स हैं वो तेज़ी से क्या होने लगेंगी, वो तेज़ी से उसमें पानी इवेपोरेट होगा और वो सिकुड़ने लगेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। आप देखिए 1973 की तस्वीरें हैं लेक चैड की, आप देख सकते हैं पानी कितने बड़े इलाके में है। लेक चैड का जो ओरिजिनल इलाका है वो लगभग आज की तारीख में उतना ही है जितना दिल्ली का इलाका है, लगभग 1300 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अब जो लेक चैड है वो तेज़ी से देखिए ये 87 की तस्वीरें हैं, ये 97 की तस्वीरें हैं, ये 2001 की तस्वीरें हैं। आप देखेंगे लेक चैड कहाँ पे सिकुड़ के बहुत थोड़ा-सा रह गया है। यानी लेक चैड का जो बहुत बड़ा इलाका है, अब वो क्या हो गया है, सूख गया है। तो लेक चैड क्या कर गई है, रिसीड कर गई है। कितनी रिसीड कर गई है? लगभग 95%। तो बहुत बड़ी मात्रा में जो लेक चैड है वो क्या कर चुकी है, रिसीड कर चुकी है। इसी तरह का जो आंकड़े हैं वो हमको लखनऊ जो डिस्ट्रिक्ट की हम लोगों ने स्टडी की थी, लखनऊ और कानपुर की, यही लगभग आंकड़े हमको मिले और हमने देखा कि 1990 में जो वेटलैंड्स है लखनऊ में लगभग 10,000 हेक्टेयर थे और 2015 तक ये जो वेटलैंड्स की जो एरिया है वो केवल 2800 हेक्टेयर रह गया। यानी यही जो आंकड़े हैं वो यहाँ पे हैं और यहाँ पे भी लगभग 72% जो एरिया है वेटलैंड्स का वो कम हो गया महज़ 25 सालों में। तो ये बहुत चिंता का विषय है और ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालाँकि सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही ज़िम्मेदार नहीं है, लेक्स के सिकुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं और बिल्ट अप लैंड है। हम बहुत बड़ी मात्रा में खेती के लिए जो वेटलैंड्स हैं, उनकी भूमि को एक्वायर कर रहे हैं और बहुत सारे तालाबों को पाट दिया गया केवल घर बनाने के लिए। तो इस वजह से भी जो वेटलैंड्स हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है क्लाइमेट चेंज भी क्या कर रहा है, इसमें एक रोल प्ले कर रहा है। आज के लिए इतना ही डिस्कशन काफ़ी है और क्योंकि समय खत्म होने वाला है, आप लोगों में से किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है।